हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 29 दिसंबर 2022। तो आज की क्या है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, चलिए विस्तार से पढ़ते हैं। आज की पहली और इम्पोर्टेंट न्यूज़ जानने से पहले मैं आपको बता दूं, 31 दिसंबर की नाइट को हम लोग बहुत ही बड़ा करने वाले हैं। अपने इस चैनल के माध्यम से 1000 प्लस जीके के वन लाइनर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लोग जरूर आइएगा और अपने सारे दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास के साथ। इससे पहले मेरी गुजारिश रहेगी, जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं एक एक बार सभी के साथ शेयर कर दें और एक एक बार लाइक बटन पर प्रेस कर दें। शुरू करेंगे आज की पहली और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। आज की पहली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। पहली न्यूज़ है, गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के 2 स्थानों के नाम में बदलाव की मंजूरी दे दी है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिशों के बाद राज्य के 2 स्थानों के नाम बदलने पर अपनी सहमति दे दी है। गोरखपुर जिले में नगर पालिका परिषद मुंडेरा बाजार का नाम बदलकर चौरी चौरा और देवरिया जिले के तेलिया अफगान गांव का नाम बदलकर तेलिया शुक्ला करने के लिए गृह मंत्रालय ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। और गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के 2 स्थानों के नाम को बदलने की मंजूरी भी दे दी है। उम्मीद करता हूं पहली न्यूज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो याद रखिएगा, दोनों नाम बहुत ही ज्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट है। पहला है मुंडेरा बाजार, जिसका नाम बदल करके चौरी चौरा कर दिया गया है, और दूसरा है देवरिया जिले का तोलिया अफगान, जिसका नाम बदल करके तोलिया शुक्ला कर दिया गया है। उम्मीद करता हूं पहली न्यूज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब गृह मंत्री कौन है वर्तमान समय में, आपको पता है, यह है अमित शाह जी। रक्षा मंत्री कौन है, तो ये राजनाथ सिंह जी हैं। वित्त मंत्री कौन है, तो ये निर्मला सीतारमण जी हैं। अच्छा ये बताइए रेलवे मंत्री कौन है, चलिए मैं बता देता हूँ, अश्विनी वैष्णव है। तो आप ये बताइए स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे मंत्री कौन थे, कमेंट कॉलम में आंसर करिए। और ये भी बताइए स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। इन दोनों के आंसर आप दीजिए। बढ़ेंगे आज की दूसरी न्यूज की तरफ। दूसरी न्यूज़ है क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया शेन वार्न से। आपको याद होगा इस साल की शुरुआत में ही शेन वार्न का निधन हो गया था। शेन वार्न ऑस्ट्रेलिया के मशहूर खिलाड़ी थे जिनका इसी वर्ष निधन हुआ था। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने शेन वार्न के सम्मान में वार्षिक पुरस्कार का नाम बदल दिया है। तो ऑस्ट्रेलिया का पुरुष टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड अब महान स्पिनर शेन वार्न के नाम से कर दिया गया है। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा करी है, और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कार्यकारी निक हाकले और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों के संघ के सीईओ टान ग्रीनबर ने यहां दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के दौरान शेन वार्न को श्रद्धांजलि दी है। और इसके अलावा यह भी बताया है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का जो प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार है अब ये शेन वार्न के नाम से जाना जाएगा। उम्मीद करता हूं ये न्यूज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। बात करें तो 4 मार्च को शेन वार्न को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। आपको पता है क्या शेन वार्न की पुस्तक का क्या नाम है, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहती है। इनकी पुस्तक का नाम है नो स्पिन। क्या नाम है, नो स्पिन। इसके अलावा आपको याद होगा इसी साल में ही ऑस्ट्रेलिया के एक और क्रिकेटर की डेथ हुई थी जिनका नाम था एंड्रू साइमंड्स, जो कि एक दुर्घटना में मारे गए थे। तो इनका नाम भी याद रखिएगा क्योंकि वो भी ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर ही हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि शेन वार्न का नाम शेन वार्न के नाम पर ही कर दिया गया है टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड का नाम। उम्मीद करता हूं न्यूज़ क्लियर हो गई होगी। ऑस्ट्रेलिया ओशिनियाई महाद्वीप में पड़ने वाला एक देश है जिसकी राजधानी क्या है, तो इसकी कितनी राजधानियां हैं कमेंट कॉलम में बताइए आप। बढ़ते फिलहाल आज की अगली न्यूज़ की तरफ, और इसके अलावा ये भी बताइए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है। अगली न्यूज़ है सी रंगराजन द्वारा फोक्स इन द रोड माई एज इट आरबीआई एट बियॉन्ड नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो सी रंगराजन ने फोक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एट बियॉन्ड पुस्तक लिखी है। इसे पेंगुइन बिजनेस द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह पुस्तक एक भारतीय अर्थशास्त्री, पूर्व संसद सदस्य और भारतीय रिजर्व बैंक के 19वें गवर्नर डॉक्टर सी रंगराजन का संस्मरण है। यह स्वतंत्रता के बाद के योजना युग से वर्तमान समय तक भारत के परिवर्तन पर चर्चा करती है। किताब को 3 भागों में बांटा गया है। भाग 1 है आरबीआई और योजना आयोग, भाग 2 में है आरबीआई के गवर्नर, और भाग 3 है आरबीआई से परे। उम्मीद करता हूं ये न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि आरबीआई के 19वें गवर्नर सी रंगराजन द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है फोक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एट बियॉन्ड। आरबीआई की बात करें तो इसकी स्थापना आरबीआई एक्ट के तहत हिल्टन यंग कमीशन की बदौलत
कब करी गई थी? 1935 के अंदर। इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1949 में। कमेंट कॉलम में ये बताइए कि जो शक्तिकांत दास है ये तो 25 नंबर के गवर्नर है प्रेजेंट टाइम में। आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं ना, तो उनके नाम बताइए जरा कमेंट कॉलम में। सारे क्वेश्चंस के आंसर कमेंट कॉलम में जरूर दिया करें। मैं आपसे इतने सारे क्वेश्चन इसलिए पूछता हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपकी तैयारी हो जाएगी। बढ़ते हैं आज की इंपॉर्टेंट अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है एक और बैंक से। इंडियन बैंक ने राजस्थान में अपना प्रमुख कार्यक्रम एमएसएमई प्रेरणा को लॉन्च किया है। एमएसएमई क्या होता है? तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इंडियन बैंक ने राजस्थान में अपना प्रमुख कार्यक्रम एमएसएमई प्रेरणा को लॉन्च किया है। तो भारत सरकार के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इंडियन बैंक ने राजस्थान में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों के उद्यमियों के लिए अपना प्रमुख व्यवसाय सलाह कार्यक्रम एमएसएमई प्रेरणा को शुरू किया है। एमएसएमई प्रेरणा किसी भी बैंक द्वारा देश में एमएसएमई क्षेत्र के लिए अपनी तरह की पहली पहल है। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, क्या आप जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो कमेंट कॉलम में बताइए। अच्छा, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई में पड़ता है क्या, दिल्ली में पड़ता है क्या, मुंबई में पड़ता है क्या, या फिर वडोदरा में पड़ता है? कमेंट कॉलम में आप सही आंसर करिए। इसके अलावा ये भी बताइए इंडियन बैंक के वर्तमान में कार्यकारी निदेशक कौन है और इंडियन बैंक की टैगलाइन क्या है? सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट कॉलम में जरूर दें, ठीक है। बढ़ते हैं आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है क्रिकेट क्षेत्र से। तो क्रिकेट क्षेत्र से न्यूज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वर्तमान समय में। क्रिकेट से न्यूज ये है कि दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर है फरहान बेहरदीन, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। तो दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं फरहान बेहरदीन, इन्होंने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर ली है। तो उन्होंने 4 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधित्व किया था। बेहरदीन ने दक्षिण अफ्रीका के लिए 59 वनडे मैच खेले जिसमें उन्होंने 1074 रन भी बनाए। 38 टी20 मैच खेले जिसमें 518 रन बनाए। तो याद रखिएगा 39 वर्ष के क्रिकेटर थे जिन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। क्या आप जानते हैं और किन किन खिलाड़ियों ने संन्यास लिया इस साल? अगर आप नहीं जानते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया गया है सक्सेस सीरीज का, वहां पर जाकर के एक एक वीडियो को देखें। आपको वहां पर एक वीडियो ऐसा भी मिलेगा जिसमें मैंने डिस्कस किया है कि इस साल कौन कौन से ऐसे क्रिकेटर रहे जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। क्योंकि आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आ जाता है तो आप तो ये सोचते हैं ये क्वेश्चन तो मेरे सर ने पढ़ाया ही नहीं है ना, क्योंकि आपने ध्यान से पढ़ा ही नहीं होता है। तो जाकर के एक एक पॉइंट को देख कर आइए, क्योंकि आज के समय में क्रिकेट से बहुत ज़्यादा न्यूज़ आती है, ठीक है। तो याद रखिए दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर थे फरहान बेहरदीन जिन्होंने संन्यास की घोषणा करी है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे कुछ क्रिकेट के क्वेश्चन पूछूं तो ये बताइए विश्व के सबसे महान क्रिकेटर कौन है जिन्होंने क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं? तो आपकी जुबान पर एक ही नाम आएगा, मैं जानता हूं किनका नाम आएगा, सचिन तेंदुलकर का नाम आएगा। जी हाँ, बिल्कुल सच है। सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर कहे जाते हैं, भारतीय क्रिकेट की शान है सचिन तेंदुलकर जिन्होंने क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाए। तो आज आपको ये बताना है कि सचिन तेंदुलकर जी के कोच का नाम क्या था। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है इनके कोच का नाम, तो बताइए जरा सचिन तेंदुलकर के कोच का नाम क्या था। अब कोच की बात आई है तो आपको पता है रोहित शर्मा के कोच जिनको इस साल द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिला, तो क्या नाम है उनका? कमेंट कॉलम में बताइए। आपको पता है खेल पुरस्कार इस वर्ष दिए गए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के खेल पुरस्कारों का वीडियो जरूर देख कर आइए। बढ़ेंगे आज की अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है प्रभु चंद्र मिश्रा को अटल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अटल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है प्रभु चंद्र मिश्रा को। उनका कार्यक्षेत्र बांझपन में स्टेमलेस और पुनर्योजी चिकित्सा है। वह स्टेमलेस और पुनर्योजी चिकित्सा के अंतर्राष्ट्रीय संघ के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने स्टेम सेल्स पर स्टेम सेल एंड रीजनरेटिव मेडिसिन इन इनफर्टिलिटी नामक एक बुक भी लिखी है। तो याद रखिएगा इनका नाम प्रभु चंद्र मिश्रा, जिनको अटल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। खेल पुरस्कारों में इस साल अर्जुन पुरस्कार भी दिए गए हैं। आपको पता है 25 लोगों को दिया गया है। इसके अलावा आपको यह भी पता है खेल पुरस्कारों में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार केवल एक खिलाड़ी को दिया गया। किसको दिया गया? तो अचंता शरद कमल को दिया गया। किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? टेबल टेनिस से जुड़े हुए। अच्छा, ये बताइए अचंता शरद कमल जो है किस एक राज्य से बिलोंग करते हैं? कमेंट कॉलम में जल्दी से आंसर करिए। इसके अलावा ये बताइए खेलों में प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 के लिए किसको दिया गया?
कमेंट कॉलम में आंसर करिए। बढ़ेंगे आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। संतोष कुमार यादव बने हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष। तो भारत सरकार ने संतोष कुमार यादव को NHAI यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष बनाया है। वह यूपी कैडर के 1995 बैच के IAS अधिकारी हैं और वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में अतिरिक्त सचिव के पद पर हैं। सुभाषीष पांडा को दिल्ली विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, संतोष कुमार यादव को NHAI का अध्यक्ष बनाया गया और सुभाषीष पांडा को दिल्ली विकास प्राधिकरण का नया उपाध्यक्ष बनाया गया। बात करें अगर यहाँ पर हम NHAI के यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप दिमाग में रखिए। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI भारत सरकार की एक स्वायत्त एजेंसी है। NHAI ने राजमार्गों के उपग्रह मानचित्रण के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं। योगेंद्र नारायण 1988 में NHAI के पहले अध्यक्ष बने थे। इसमें 5 दिनों में 75 किलोमीटर हाईवे बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना रखा है। स्थापना होती है 1988 के अंदर और मुख्यालय है नई दिल्ली में। अच्छा, यहाँ पर बात इसरो की आई थी अभी कुछ देर पहले, है ना। तो इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है और इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, कई बार मैं आपको बता भी चुका हूं, लेकिन मैं चाहूंगा आप कमेंट कॉलम में आंसर करें। तो जल्दी से कमेंट कॉलम में बताइए इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। हम लोग बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि पिछली वर्ष ही इसकी शुरुआत करी गई थी, पिछले से पिछले वर्ष करी गई थी 2020 के अंदर। तो क्या है पॉइंट, महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 दिसंबर को मनाते हैं। आपको याद होगा 2020 में पहली बार कोरोना आया था और कोरोना ने आकर के इतनी तबाही मचाई थी कि एक डे ही घोषित कर दिया गया था कि महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी महामारी है उससे पहले ही हम तैयार रहे। तो महामारी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सूचना के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना, वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों का आदान प्रदान सुनिश्चित करना है। 7 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन की घोषणा करी थी। याद होगा आपको 2020 में चाइना से पहली बार कोरोना वायरस आया था और बहुत सारी तबाही मचाई थी 2020 और 2021 के अंदर। हालांकि प्रेजेंट टाइम में भी कोरोना शुरू हो गया है, तो मेरी ये पहल रहेगी आप लोगों से कि सभी लोग मास्क लगा कर रखें और लोगों से उचित दूरी बना कर रखें। बढ़ते हैं आज की आखिरी न्यूज़ की तरफ। आखिरी न्यूज़ है हसमुख अधिया गुजरात के मुख्यमंत्री के सलाहकार नियुक्त करे गए हैं। तो हसमुख अधिया और SS राठौर को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के क्रमशः मुख्य सलाहकार और सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। SS राठौर गुजरात सरकार के सड़क और भवन विभाग के पूर्व सचिव रह चुके हैं। हसमुख अधिया की बात करें तो वर्तमान में बैंक ऑफ बड़ौदा के गैर कार्यकारी अध्यक्ष हैं और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में भी इन्होंने कार्य किया हुआ है। उम्मीद करता हूं ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो याद रखिएगा, अब यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात आई है तो चलिए कमेंट कॉलम में बताइए बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ है और इसकी टैगलाइन क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अच्छा, आप ये भी जानते हैं गुजरात में ही पड़ता है कच्चकारण। गुजरात में सबसे किनारे की तरफ जो कि पाकिस्तान से एरिया मिलता है वहीं पर कच्चकारण पड़ता है। तो कमेंट कॉलम में क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। क्वेश्चन ये है, कौन सी एक नदी है जो कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। ठीक है, फिर से एक बार सुनिएगा, कच्छ के रण में कौन सी एक नदी है जो कि विलीन हो जाती है। ठीक है, इन क्वेश्चंस का आंसर आप जरूर दिया करें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके सारे एग्जाम का हिस्सा बनते हैं और मैं वही क्वेश्चन पूछता हूं जो आपके एग्जाम में पूर्व समय में आए हुए होते हैं। तो सारे क्वेश्चंस के आंसर आप जरूर दिया करें। तो कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट कॉलम में आप जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो 3 काम करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना ना भूलना, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना, जितने भी लोग नए जुड़ रहे हो मत भूलना। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक बटन पर प्रेस कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। आपका दिन मंगल में हो। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।